अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वक्त था सन 1938 का, जब कायदे आजम अपने एक अजीज दोस्त से मुलाकात करते हैं उनके ऑफिस में। तो इनके अजीज दोस्त का नाम था डॉक्टर जलालुद्दीन जी पटेल। तो ये इनके पर्सनल फिजिशियन भी थे। तो उनसे जब कायदे आजम मुलाकात करते हैं तो उन्हें एक लिफाफा देते हैं, बेनाम लिफाफा, जिसका कोई नाम नहीं होता। और जो है वो उन्हें देते हुए उनसे कहते हैं कि ये इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी से शेयर नहीं कीजिएगा और ना ही किसी को दीजिएगा। तो देखिए, इस रिपोर्ट में ये है कि जो जब डोमिनिक लेपियर जो है वो अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के सिलसिले में जो है मुलाकात करते हैं डॉक्टर जलालुद्दीन जी पटेल से, तो उसको डॉक्टर जलालुद्दीन जी पटेल इनको एक लिफाफा देते हैं कायदे आजम के फाइल के नाम से ना। तो दोस्तों, ऐसी क्या मालूमात थी जिसकी वजह से इसके अंदर कायदे आजम ने इतना इस कदर खुफिया रखा गया इस इंफॉर्मेशन को कि जिसको कायदे आजम या और इनके 3-4 साथी के अलावा कोई भी नहीं जानता था, जिसके लिए हमें जानना होगा कायदे आजम की पिछली जिंदगी कुछ जरूरी बातों को। और मैं आपसे कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं करूंगा, शेयर नहीं करूंगा जिसके बारे में आपको पहले से मालूम हो। मैं कोशिश करूंगा उन बातों को आपके तक पहुंचाने की जो आप नहीं जानते जिसके बारे में। कायदे आजम पैदा हुए कराची शहर में 25 दिसंबर 1876 में। तो ये उस वक्त जो है वो बरतानवी हिंदुस्तान के हिस्से में आता था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में आता था। तो होता ये है कि कायदे आजम जो है वो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं, कुछ तालीम गोकल तेज प्राइमरी स्कूल से हासिल करते हैं और कुछ तालीम सिंध मदरसतुल इस्लामिया से हासिल करते हैं। उसको 15 से 17 साल की उम्र में कायदे आजम जो है रवाना होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन। तो वहां पर जब वो लॉ की डिग्री हासिल कर रहे होते हैं, जिस वक्त वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस वक्त उनका जो है वो उनकी दिलचस्पी सियासी मामलात की तरफ आती है, हिंदुस्तान के सियासी मामलात की तरफ। तो जब वो 4 साल के बाद जब वो लौटते हैं वापस हिंदुस्तान, तो बाकायदा वो जो है वो इस सियासत में हिस्सा लेते हैं। वो डिग्री तो उन्हें मिल चुकी होती है, तो वो वापस आकर जो है वो प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं लॉ की। लेकिन वो बाकायदा जो है वो सियासत में हिस्सा लेते हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जो है वो अहम रुकन बन जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू शुरू के दौर में कायदे आजम हिंद मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद जिन्ना को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं वो सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो सन 1913 में जो है वो जिन्ना जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके अहम रहनुमा बन जाते हैं। कुछ वक्त के बाद जो है जिन्ना दोनों पार्टियों के दरमियान मिसाक लखनऊ पेश करते हैं, जो कि नामंजूर होती है। लेकिन उसके जवाब में जो है वो नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसके बारे में जिन्ना को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि ऐसी भी रिपोर्ट आ सकती है। तो जिन्ना जो है वो उसके थोड़े वक्त के बाद 14 नुकात पेश करते हैं सन 1929 में। तो अब ये जब रद्द होती है तो इसके अंदर सामने से कांग्रेस का जवाब आता है कि भाई हम लोग जो हैं वो खुद जाकर बराह रास्त आवाम से रब्ता करेंगे। तो इस बात के ऊपर जो है ना जिन्ना बहुत मायूस हो जाते हैं और वो अपनी कांग्रेस पार्टी से भी बहुत मायूस होते हैं और मुसलमान जो होते हैं हिंदुस्तान के उनसे भी बहुत मायूस हो जाते हैं। तो वो जो है वो इस सबको इस्तीफा देते हैं और जो है वो चले जाते हैं अपना हिंदुस्तान छोड़कर, अपना एक नया अच्छा घर खरीदते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं दोबारा से लॉ की तालीम की। तो इस दौर में जो है वो अपने एक दोस्त जो है शेख मोहम्मद इकराम से ऑक्सफोर्ड में मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि यार मैं ऐसे लोगों की क्या रहनुमाई कर सकता हूँ ऐसी कौम की, क्योंकि इन लोगों में जो हिंदू हैं वो नाकाबिल इस्लाह है, यानी कि हिंदू की कोई इस्लाह कर नहीं सकता, वो समझ नहीं सकते किसी बात को। और मुसलमानों के जो लीडर हैं वो सुबह में मुझसे रब्ता करते हैं और शाम में जो है वो डिप्टी कमिश्नर से मशवरा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कोई बड़े खान साहब हैं, कोई वडेरे हैं, कोई जागीरदार हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े लोग हैं, तो उन लोगों को तो बना के रखनी पड़ती है हुकूमत से। इस वजह से जो है मैं इस कौम की रहनुमाई नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कौम की मैं कैसे रहनुमाई कर सकता हूँ। बहरहाल वो इस्तीफा देके चले जा चुके होते हैं। अब जो है वो 1932 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि उस दौर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती थी। 1932 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जिन्ना को शरीक ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर मोहम्मद अलामा मोहम्मद इकबाल की, जो कि आज के दौर में शायर मशरिक के नाम से जाने जाते हैं। अलामा इकबाल जो है वो कायदे आजम से मुलाकातें करते हैं और एक मुलाकात नहीं करते, काफी सारी मुलाकातें करते हैं। इतनी मुलाकातें होती हैं इनकी, ये एक दूसरे को समझते हैं, पहचानते हैं। ये जिन्ना जो है वो अलामा इकबाल को पहचानते हैं और अलामा इकबाल जो है वो जिन्ना को पहचानते हैं। तो इस सब के बीच में अलामा इकबाल जो है इस बात को समझ जाते हैं कि अगर ये जो मुसलमानों की सियासी क़यादत का जो मामला है ना, इसके अंदर अगर कोई अहल है ना तो वो सिर्फ जिन्ना है, उसके अलावा कोई और अहल नहीं है इस वक्त। बहरहाल जिन्ना तो क्योंकि थे नहीं, तो ये सब बातें तो इनकी हुई। जिन्ना तो पहले से इस्तीफा दे चुके थे। तो होता ये कि सन 1933 आता है। अब 1933 में इस पार्टी का हाल ये होता है कि ये पार्टी अपनी कदर खो चुकी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई बड़ा लीडर अब था नहीं।
छोटे छोटे लीडर होते हैं, छोटे छोटे रहनुमा होते हैं, तो इनके सदर जो होता है पार्टी का, उसकी भी कोई चलती नहीं है उस दौर में। तो वो यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमान और बाकायदा मुत्तहिदा सूबों के मुसलमान जो है वो जाते हैं जिन्ना के पास और उनसे कहते हैं कि हाँ, आप जो है वो 1933 के सेशन की सदारती निज़ाम को अब है ना संभाल लेना। जिन्ना जो है वो उन्हें ये कहकर इनकार कर देते हैं कि भाई देखो 1933 के जो है वो आखिरी तक मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं हाजिर नहीं हो सकता, लिहाजा मैं 1934 में जरूर हाजिर हो जाऊंगा। तो जब 1934 आता है ना तो जिन्ना जो है वो अपना घर वहां से बेचते हैं और अपनी वो प्रैक्टिस खत्म करते हैं और दोबारा आते हैं और इस पार्टी की सदारत को संभाल लेते हैं। तो बहरहाल ये जो ओहदा है इनका क़याम पाकिस्तान तक बरकरार रहता है। लेकिन ये जो सारा मामला था, इसके बीच में इतनी सारे परेशानियां थी, इतनी सारी रुकावटें, जिसकी वजह से जिना जो है वो अक्सर परेशानी के शिकार में मुब्तला होते हैं। अच्छा, ये सारी जो परेशानियां थी इसकी वजह से जिना की जो है ना एक आदत बन चुकी थी वो सिगार पीने की। तो जो कि क्रेविन ए नाम का ब्रांड की सिगार थी। तो उस दौर में जो है जिना एक दिन में ये 50 सिगरेट पी जाते थे तकरीबन। तो दोस्तों अब होता ये है कि 1936 में जिना जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के नाम की बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिनको आप जो है वो आप फेफड़ों का कैंसर भी कहा जाता है और टीबी के भी नाम से वो बीमारी भी मशहूर है। तो बहरहाल वो जो है ये बात उनको जब पता चलती है 1936 में, तो ये सिर्फ उनके डॉक्टरों को सिर्फ उनको मालूम थी, हत्ता कि उनकी बहन को भी नहीं मालूम थी और उनके काफी सारे दोस्तों को भी नहीं मालूम थी। लिहाजा वो इस बात को किसी से बयान भी नहीं करते और इस बात को एक राज बना देते हैं एक तरीके से। उसकी वजह ये थी कि उनका ये अंदाजा था अगर ये बात किसी को इल्म हो जाएगी तो ये हमारे पाकिस्तान आजाद होने में भी बड़ा दुश्वारी का सामना हो जाएगा इस बात को लेकर। और जो है वो अगर मुखालिफिन को पता चल गई तो वो तो आजादी देंगे ही नहीं, वो तो किसी बात से नहीं आजादी होने देंगे। और सन 1938 में जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो जाता है उसके कुछ वक्त के बाद जीना जाते हैं अपने दोस्त के पास और उन्हें एक फाइल देते हैं जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इस फाइल में जो है वो एक्सरे एक फाइल होती है, तो वो जो है जिना उनको दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसके बारे में किसी से जिक्र भी नहीं कीजिएगा। और देखिए इस बात को जिना का जो ये अंदाजा था, जो जिस बात का उन्हें डर था, वो इस कदर सही थी वो बात अगर वो जब साबित होती है। देखिए इस आर्टिकल में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि लुइस लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अगर मुझे इस बात का जरा सा भी इल्म होता तो आज वक्त का धारा कुछ और होता और मैं पाकिस्तान को आजादी देने में मजीद और टाइमिंग लगा देता, डिले कर देता आजादी देने में, और आज पाकिस्तान ही ना होता। तो देखिए डोमिनिक लेपियर और लेरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के सिलसिले में जब डॉक्टर जल रतन जी पटेल से मुलाकात करते हैं तो डॉक्टर इन्हें वो फाइल इनसे शेयर करते हैं कि कायदे आजम के टाइटल के नाम से। तो बहरहाल ये कहानी भी अपने आप में एक राज है। तो बहरहाल 1 सितंबर 1939 को जब वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज होता है तो जिना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पर इस बात पर यकीन रखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग कौमें हैं जिनके दरमियान नाकाबिले मसालेहत इख्तलाफात हैं, और इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों को पसमानदा करने का बाइस बनेगा। जिना ने ये मुतालबा 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर के जरिए पेश किया, जिसमें जो है उन्होंने एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के लिए मुतालबा किया था। तो अब यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी और यहाँ पर यह करारदाद मंजूर हो जाती है। जैसे जैसे जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की तरफ जा रही होती है तो वैसे वैसे जो है वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बातचीत तेज होना शुरू हो जाती है और सारी दुनिया की जो है नजरें वो हिंदुस्तान की तरफ आ जाती हैं। तो दोस्तों इसी दौरान जो है वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो झड़पें होती हैं और इलाकों में जो है वो कशीदगी फैल जाती है। तो दोस्तों ये सब कुछ जो हो रहा था इस सब को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने एक मौके के तौर पर लिया और बरतानवी हुकाम के साथ अपने बयानिया तैयार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों होता यह है कि सन 1946 के कैंट मिशन प्लान के तहत बरतानवी हुकूमत ने जो है वो हिंदुस्तान के लिए वफाकी निज़ाम को तजवीज़ दिया, जिसमें जो है वो सूबों के लिए नुमाया आज़ादी दी गई थी। तो जिना जो है इस मंसूबे के तहत जो कायम होने वाली अबूरी हुकूमत थी उसमें जो है वो हिस्सा लेने पर राजी हो गए थे। तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो है वो कशीदगी थी उसमें इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो है वो एक पुरतशद्दुद वबा फैलती है ना, जिसको जो है वो आज हम डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से या फिर जो है वो अगस्त 1946 के कत्ल के दिन के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो रहनुमा है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है ना मुल्क की एहतिजाज का ऐलान करते हुए जो सारे कारोबार बंद करने का मुतालबा करते हैं। तो अब जो एहतिजाज शुरू होता है इस एहतिजाज के अंदर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के काफी सारे कारकुनान मारे भी जाते हैं। तो ये जो सारा वाकया होता है इस वाकये ने बिरादरियों के दरमियान बढ़ती हुई तकसीम को उजागर किया
اور اس سارے معاملات کے بعد جناح کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک بنانا ہی ہوگا. تو جب انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کی تیاری کی تو آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی اور آل انڈیا کانگریس پارٹی اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں یہ سب مذاکرات کے نتیجے میں ایک دوسرے سے مذاکرات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 14 اور 15 اگست کو 2 ملک آزاد ہوتے ہیں جن کو آج ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو منتخب کیا جاتا ہے اور یہ عہدہ جو ہے وہ ان کے آخری سانس تک کے برقرار رہتا ہے. 11 سپٹمبر 1948 کو جو ہے وہ قائد اعظم وفات پا جاتے ہیں اور خالی کی حقیقی سے جا ملتے ہیں. تو دوستوں یہ جو باتیں ہیں یہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر نہیں بتائی تھی. جناح جو ہے وہ پاکستان کے بانی اور والد کے طور پر ایک قابل احترام ہے اور جو ہے جناح کو جو قائد اعظم کا جو لقب ہے وہ مولانا مظہر الدین نے جو ہے وہ پٹنہ میں ہونے والے اجلاس میں دیا تھا 1939 میں میرے خیال سے. اور جو ہے وہ پاکستان میں ہر سال 25 دسمبر کو یوم قائد کے نام پر منایا جاتا ہے. اللہ